में जो बच्चों में ना चश्मे का जो नंबर का इंसिडेंस हो गया ना, काफ़ी बढ़ गया। आप मान लीजिए 10 में से 2 बच्चों को चश्मा लगा होता है, जबकि हम आज से 20 साल पहले 25 साल देखें तो ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं थी। आपने बोला इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस, जो कि हम नॉर्मली उसको फ्लू बोलते हैं, तो लोग कहते हैं कि इसमें एक दूसरे को देखने से भी फ्लू फैल जाता है, तो ये इसमें कितनी सही बात है और गलत बात है? देखने से इन्फेक्शन नहीं फैलता है। इस तरह से तो मैं सारा दिन क्लिनिक में बैठा हूँ, 50 पेशेंट तो रोज़ ही 50 टाइम्स आई विल बी गेटिंग इन्फेक्शन इन माई आइज़। पिछले साल और पिछले से पिछले साल कैंपेन्स भी किए थे कि जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जिसको स्पेशली डायबिटीज़ है, वो अपनी आंखों की जांच लगातार कराते रहें, साल दर साल या आधे साल में एक बार। अगर थायराइड लेवल अप हो जाए, जिसको थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, उसमें क्या होता है, हमारी जो आइज़ है ना वो प्रोट्रूड करने लग जाती हैं। सो कैन यू थ्रो सम लाइट कि आंखें फड़कना किस वजह से होता है? उसका जो सुपरस्टिशन है उससे कुछ मतलब है कि नहीं? अंधविश्वास कि उल्टी आँख फड़की कि सीधी आँख फड़की, उससे भी कोई रिलेशनशिप है भी कि नहीं? नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर शो द एक्सपर्ट डोज। आज हम बात करेंगे आँखों की सेहत के बारे में। हम बात करेंगे कि कैसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, चेंजेस इन ईटिंग हैबिट्स, इन सब से कैसे हमारी आँखों की सेहत पे फ़र्क पड़ रहा है। इसके लिए हम वेलकम करते हैं डॉक्टर नीरज संदूजा का अपने शो पर, जो है वियान आई सेंटर के डायरेक्टर एंड अ वेरी रिनाउंड ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। हम आज डॉक्टर नीरज से बात करेंगे कि क्या आईसाइट रिलेटेड ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या आँखों की प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को क्या ध्यान देना चाहिए। हम आज बात करेंगे कि आपको क्या लगता है कि बच्चों में, बुज़ुर्गों में, बड़ों में क्या क्या आई इन्फेक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं। डॉक्टर संदूजा। Thank you, Dr. Rajiv and Tata 1mg team for giving me this opportunity on this show. So जैसा कि आपने बोला कि आज की जो डेली सेडेंट्री लाइफस्टाइल चल रहा है, हमारी जो डाइटरी हैबिट्स चल रही हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी आंखों पे काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, और ये बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक सब तक इसका इफ़ेक्ट आ रहा है। आजकल के जो बच्चे हैं वो अपना जो स्कूल का काम है, होमवर्क भी या क्लास वर्क भी मोस्टली स्क्रीन पे करते हैं, और घर भी आते हैं तो स्क्रीन ख़त्म होने के बाद जो अपना स्कूल वर्क होता है ख़त्म होने के बाद वो दे आर बिजी इनटू देयर वीडियो गेम्स और सम सोशल नेटवर्किंग। सो मोस्ट ऑफ द टाइम किड्स आर एक्सपोज टू स्क्रीन। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, बच्चों में डिजिटल आई स्ट्रेन होने लग जाता है, जिससे कि उनकी आंखें थकने लग जाती हैं, स्ट्रेन होने लग जाता है, हेडेक होने लग जाता है, विजन ब्लर्ड होने लग जाती है। और जहाँ तक हम बड़े लोगों की बात करें तो उनमें भी कई आई प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं, जैसे कैटरैक्ट एज रिलेटेड आता ही है, ग्लाकोमा, काला मोतिया, एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। तो देखा जाए तो आज की जो लाइफस्टाइल है और ये जो डिजिटल आई स्ट्रेन है, हमारी आइज़ को काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है, बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक। सो डॉक्टर नीरज, तो आप देख रहे हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ने से चश्मा जल्दी लग रहा है, इसके क्या कारण है? ऐसा होता है जब बच्चे स्क्रीन पे ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, पास की चीज़ों को ज़्यादा देख रहे होते हैं, तो हमारी आइज़ बहुत ज़्यादा फटीग्ड होती हैं, स्ट्रेन कर रही होती हैं। स्ट्रेन करने से क्या होता है, ये देखा गया है कि जो आई बॉल की लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। इससे क्या होता है, आपको मायोपिया होने लग जाता है, नियर साइटेडनेस, कि आपको दूर की चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं और पास का दिख रहा है वो ठीक ठाक है। जो दूर की नज़र जो आपकी बढ़ने लगती है, इसको मायोपिया बोलते हैं, जिसमें आपकी दूर की चीज़ें साफ नज़र नहीं आती हैं। ये भी देखा गया जो बच्चे स्क्रीन पे ज़्यादा रहते हैं उनमें मायोपिया प्रोग्रेशन, चश्मे के नंबर का जो बढ़ाव होता है, काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चा स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम गुजार रहा है तो उसको मोटिवेट करें कि स्क्रीन से हटकर आउटडोर एक्टिविटीज़ में जाए, सनस्क्रीन को थोड़ा सा एक्सपोज हो सनलाइट को, ताकि इन चीज़ों से जो मायोपिया प्रोग्रेशन है उसको स्लो डाउन किया जा सके। अरे, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट टच किया। तो मैं चाहूँगा एक बार आप थोड़ा सा और एम्फेसाइज करके बताएं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। जी, ये दो एक पॉइंट्स हैं जिसमें आपने जैसे बोला कि अभी उनको पास की चीज़ें देखने में तो ठीक है, लेकिन दूर की चीज़ें देखने में दिक्कत हो रही है। तो एक बार आप थोड़ा इसके बारे में भी बताएं। देखिए, ये जो आँखों का जो सिस्टम है ना, एक कैमरे की तरह काम करता है। आँखें जो लाइट रेज होती हैं हमारे कॉर्निया के थ्रू, लेंस के थ्रू गुजर के रेटिना पे, जहाँ पे बैक पार्ट ऑफ द आई है, फोकस होती हैं, और ऑप्टिक नर्व के थ्रू इमेज बनती है ब्रेन पे। अगर ये सिस्टम प्रॉपर नहीं है, आई बॉल की लेंथ अगर प्रॉपर नहीं है, लाइट ठीक से फोकस नहीं हो रही, तो क्या होता है, इमेज आपकी ब्लर्ड बनती है। आपको इसके लिए फिर चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। अब चश्मे जो होते हैं दो किस्म के होते हैं, माइनस नंबर एंड प्लस नंबर।
माइनस नंबर होते हैं जब बच्चे को या बड़ों को दूर का नज़र नहीं आ रहा होता है, तो उसको बोलते हैं नियर साइटेडनेस, कि नियर का दिख रहा है पर दूर के लिए नहीं दिख रहा है, इसको बोलते हैं मायोपिया। इनमें हमें माइनस नंबर की पावर को डालना पड़ता है ताकि जो लाइट रेज हैं वो रेटिना पे फोकस हो सकें। हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया ये दूसरा रिफ्रैक्टिव एरर है। इसमें क्या होता है, आपको पास का देखने में दिक्कत आने लग जाती है यंग एज में ही। आप जैसे ही पास का देख रहे होते हैं आपको हेडेक होने लगता है, विजन ब्लर्ड होने लगती है, और ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है पॉइंट आउट करना कि आपको हाइपरोपिया या मायोपिया है। अब बच्चे जो कई बार कंप्लेन करते हैं कि हमें स्पास का काम करते हुए हेडेक हो रहा है, दिक्कत हो रही है, हो सकता है ये डिजिटल आई स्ट्रेन ना होके चश्मे का नंबर हो। तो हर बच्चे को या बड़ों को जब भी अगर कोई विजन की प्रॉब्लम होने लगती है तो उनको चेक करना चाहिए कि उनको किस टाइप का रिफ्रैक्टिव एरर है। मायोपिया है तो माइनस पावर के चश्मे दिए जाते हैं, हाइपरमेट्रोपिया तो प्लस पावर के दिए जाते हैं। एक तीसरा रिफ्रैक्टिव एरर होता है प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया मतलब 40 इयर्स के बाद हम देखते हैं कि हमें देखने में, पास का देखने में दिक्कत आने लग जाती है। हमें क्या होता है, दूर दूर करके यूँ देखना पड़ता है। इसका एक रीज़न ये होता है कि हमारी जो आई की मसल्स होती हैं, जोन्यूल्स होते हैं लेंस के अंदर, वो अकोमोडेट करना कम करते जाते हैं, एज के हिसाब से वो रिजिड हो जाते हैं, तो लेंस अपनी शेप चेंज नहीं कर पाता लाइट को फोकस करने के लिए, और हमें तब भी प्लस नंबर चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। देखा जाए तो हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया दोनों में प्लस नंबर के चश्मे लगाने पड़ते हैं। तीसरा, एक चौथी चीज़ होती है एस्टिग्मेटिज्म, सिलेंड्रिकल पावर, कि आपकी जो आई बॉल है, कॉर्निया है, वो राउंड नहीं है बिल्कुल, वो एक अबलॉन्ग हो गया है या रग्बी बॉल की तरह हो गया है, कि उसमें जो कर्वेचर है वो चेंज हो गया है। तो लाइट रेस रेटिना पे फोकस नहीं हो रही एक पर्टिकुलर एक्सिस में। जब ये एक पर्टिकुलर एक्सिस में फोकस नहीं होती तो इसको हम एस्टिग्मेटिज्म या सिलेंड्रिकल पावर या टोरिक पावर बोलते हैं। ऐसे केसेस में हमें सिलेंड्रिकल पावर भी देनी पड़ती है। तो ये हैं 3-4 जो चश्मे की अलग अलग टाइप्स होती हैं या रिफ्रैक्टिव एरर होते हैं। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि जब भी एक ऑप्टिशियन के पास या ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास पेशेंट्स जाते हैं, यूज़र्स जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है प्लस माइनस सिलेंड्रिकल का क्या मतलब है। सो थैंक यू सो मच। इसका सोल्यूशन क्या है? इसको पहली चीज़ कि इसको हम कैसे जाने पहचाने, बच्चों के केस में, बड़ों के केस में, और इसका फिर सोल्यूशन क्या है? देखिए, जब भी कोई आपको आई प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम बच्चों की बात करें कि उनको हेडेक हो रहा है, विजन ब्लर हो रही है, डबलिंग हो रही है, क्लासरूम में बैठे हुए हैं तो उनको क्लासरूम में नज़र नहीं आ रहा है। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आज की डेट में मैं अगर ओपीडी में बैठा हूँ, मेरे पास जो बच्चे आते हैं आई चेकअप के लिए, इसमें टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। वो पेरेंट्स को बताते हैं कि आप अपने बच्चे की आई चेकअप करवाइए, शायद इसको देखने में दिक्कत आ रही है, ये अपना काम नोट नहीं कर पा रहा है। होता क्या है, हम घर में बैठे होते हैं तो जो हमारे रूम्स होते हैं 10 से 12 फीट की डिस्टेंस पे होते हैं, तो क्या होता है, टीवी देख रहे हैं कुछ भी तो साफ दिख रहा होता है, बट क्लासरूम में बच्चा पीछे बैठा होता है, तो जब उसको दूर का नज़र नहीं आता तो टीचर्स होते हैं 80% केसेस में जिनको ये बताया जाता है पेरेंट्स को कि आपके बच्चे को आई चेकअप की ज़रूरत है। आप देखिए टीचर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। और इसके बाद बात आ जाती है चश्मे के नंबर की, कि उसको कैसे चेक किया जाए, क्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर बच्चे को कोई भी दिक्कत आ रही है विजन से रिलेटेड तो उसको आई स्पेशलिस्ट के पास ले जाया जाए, क्योंकि वो जो चेक करते हैं सिर्फ ग्लासेस के नंबर के लिए नहीं, और भी कई प्रॉब्लम्स होती हैं, लेंस क्लियर है या नहीं है, रेटिना की हेल्थ कैसी है, सारी चीज़ें चेक की जाती है, आई का प्रेशर चेकअप किया जाता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप के साथ फिर देखा जाता है कि बच्चे की ज़रूरत चश्मे के नंबर की है तो वो उसको दे दिया जाता है। और चश्मे के अलावा दूसरा ऑप्शन होता है कॉन्टैक्ट लेंसेज। अगर बच्चा चश्मा नहीं लगाना पड़ता है तो कॉन्टैक्ट लेंस, या बड़ों में भी कॉन्टैक्ट लेंस लगाए जा सकते हैं। जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं डेली डिस्पोजेबल उतारने के लिए होते हैं, आपने लगाए और शाम को उतार दिए। इसके अलावा तीसरा एक मेथड होता है ऑर्थोकेरेटोलॉजी, कि आपको चश्मे का नंबर है, इसमें ना खास किस्म के रिजिड लेंसेज होते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस, जो रात को लगा दिए जाते हैं टेम्परेरी। उससे क्या होता है, जो आपका जो कॉर्निया की शेप है वो रिस्ट्रक्चर हो जाती है, रीशेप हो जाती है। आप सुबह उठते हैं तो आपकी विजन क्लियर होती है, आपको चश्मे की ज़रूरत ही नहीं होती। बट ये टेम्परेरी मेथड है कि आपने रात को ये कॉन्टैक्ट लेंस लगाए, अगले दिन सुबह उतार के आपने बिना चश्मे के काम कर लिया। इसको बोलते हैं ऑर्थोकेरेटोलॉजी, दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। ये यूएस में तो बहुत कॉमन है, हमारे इंडिया में भी कुछ प्रैक्टिस की जाती है। और तीसरा ये होता है चश्मा हटाने का ऑपरेशन, जिसको हम लैसिक बोलते हैं। चश्मे के ऑपरेशन ये हटाने के लिए लैसिक भी किया जा सकता है, जिसमें लेकिन लैसिक करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि आपकी एज 18 ईयर्स प्लस होनी चाहिए। और भी कई सारी कंडीशंस होती हैं लैसिक के लिए, कि नंबर स्टेबल हो, आपका 1 साल तक, एज आपकी 18 प्लस है, आपकी कॉर्निया की थिकनेस प्रॉपर होनी चाहिए, और इसके अलावा रेटिना हेल्दी होना चाहिए। तो सारी चीज़ों को देखते हुए तभी लैसिक या चश्मा हटाने के ऑपरेशन के लिए हमें आगे गाइड किया जाता है पेशेंट को।
ये तो बहुत सारी आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे को एकदम से दी। स्पेशली कई सारे डाउट्स होते हैं जब लैसिक के बारे में या चश्मे के बारे में या इवन कॉन्टैक्ट लेंस, तो मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछता जी। हूँ। फॉर एग्जांपल जो एक अंदाज़ा रहता है या फिर एक पुरानी मिथ है लेट्स से कि बच्चों में कॉन्टैक्ट लेंस लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है, कॉन्टैक्ट लेंस लगाने के लिए जो इंडिकेशंस हैं, एक इंडिकेशन ये होती है जब बच्चे को कैटरैक्ट हो जाए यंग एज में, जिसको इन्फेंटाइल कैटरैक्ट या कंजेनिटल कैटरैक्ट बोलते हैं। उस केसेस में भी कॉन्टैक्ट लेंस लगाने पड़ जाते हैं। उसमें मदर का रोल होता है कि कॉन्टैक्ट लेंस लगाए, उसको पूरा ट्रेन किया जाता है और उतारे। क्योंकि ज़रूरी है कॉन्टैक्ट लेंस में हाइजीन को मेंटेन करना कि कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से इन्फेक्शन ना हो। तो ये तो हुई मदर का रोल। लेकिन जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो इनको चश्मे का नंबर लग जाता है, स्कूल गोइंग किड्स को, यूजुअली हम कहते हैं 13, 14, 15 साल की एज तक कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो इतना हाइजीन को मेंटेन कर नहीं पाते हैं, और कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो काफ़ी सीरियस कंडीशन हो सकती है। तो कॉन्टैक्ट लेंस की हाइजीन, अगर बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, जो अपने आप उतार सके, टाइम पे उसको उतार ले, चढ़ा ले, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हम कॉन्टैक्ट लेंस को, बच्चों को जो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, अपने ध्यान खुद रख सकते हैं, उनको हम ये प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये एक पॉइंट हमने आज जाना कि कॉन्टैक्ट लेंस ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं लगा सकते, लेकिन अगर लगाएं तो बहुत ही कॉशन के साथ पूरी प्रिकॉशंस जो कि डॉक्टर बताए आपको वैसे लगा सकते हैं, वरना नहीं लगा सकते। इसका अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या कोई तरीका है, जैसे बच्चों को चश्मा जल्दी लग रहा है कि उनको मायोपिया हो रहा है, तो इससे बचने के लिए कोई इलाज है या कोई तरीका है या कोई प्रैक्टिस है जो हमारे दर्शक हैं वो कर सकें ताकि उनको देर से चश्मा लगे? जी, आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। आज की डेट में जो बच्चों में ना चश्मे का जो नंबर का इंसिडेंस हो गया ना, काफ़ी बढ़ गया। आप मान लीजिए 10 में से 2 बच्चों को चश्मा लगा होता है, जबकि हम आज से 20 साल पहले, 25 साल देखें तो ये चीज़ इतनी कॉमन नहीं थी। इसका काफ़ी ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, जो डिजिटल आई स्ट्रेन का है, उसके ऊपर भी काफ़ी है। क्योंकि जब हम, जैसा मैंने पहले पॉइंट आउट किया था कि हम जितना पास का काम ज़्यादा करते हैं, उतना ही मायोपिया का इंसिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो बच्चों को इनकरेज किया जाए कि वो स्क्रीन पे ज़्यादा ना रहें, जितना होमवर्क के लिए ज़रूरत था उतना कर लिया, उसके अलावा अपना आउटडोर एक्टिविटीज़ पे, खेलने कूदने पे ध्यान दें, सनलाइट को एक्सपोज हों, दैट आल्सो हेल्प्स। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मेडिकल ट्रीटमेंट की बात है, चश्मे को रोकने के, नंबर रोकने के लिए, इसके लिए कुछ आई ड्रॉप्स भी आते हैं, लो डोज एट्रोपिन ड्रॉप्स आती हैं, जिसको माई एट्रो, किट्रो के नाम से आती हैं, 0.01% एट्रोपिन ड्रॉप्स। स्टडीज़ ने दिखाया है कि बेसिकली दे स्लो डाउन द प्रोग्रेशन ऑफ द मायोपिया, दे स्लो डाउन द इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। तो बट थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट इवन इफ़ वी आर पुटिंग दिस ड्रॉप्स, तो ये भी एक मेथड है जिससे कि चश्मे के नंबर को रोकथाम की जा सकती है। दूसरा होता है, एक मायोपिया प्रोग्रेशन को अरेस्ट करने के लिए ग्लासेस भी आने लगे हैं, जिसको बोलते हैं मायो ग्लासेस। इसमें क्या होता है, वो इमेज जो बनती है ग्लासेस के थ्रू, वो इस टाइप से बनती है कि आई बॉल की जो इलोंगेशन है उसको स्लो डाउन किया जा सके। जो इमेज बन रही है वो यूनिफॉर्मली रेटिना पे हर जगह बने, ताकि आई बॉल की लेंथ ना बढ़े। एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। तो ये मायो ग्लासेस, जो मायोपिया स्टॉप प्रोग्रेशन ग्लासेस होते हैं, ये भी दूसरा मेथड है जो ड्रॉप्स के अलावा हम बच्चों में प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जो हेल्प करता है मायोपिया को स्लो डाउन करने के लिए। थैंक यू। एक हमने सुना है कि ब्लिंक टेक्निक होती है, उस पर आप बताएंगे कि BLINK को इलाबोरेट करके कि वो प्रैक्टिस करने से भी कैसे फ़ायदा हो सकता है? जी, जैसा हम ब्लिंक बेसिकली हम यूज़ करते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लिए। हम सबकी लाइफ जो है एक किस्म से रेस्ट्रिक्ट हो गई है ऑन टू द स्क्रीन, एवरीबडी हैज़ टू वर्क ऑन स्क्रीन, तो बच्चे से लेके बड़ों तक। तो ज़रूरी यह है कि फॉलो दिस पैराडाइम ऑफ ब्लिंक। ब्लिंक का पहला अगर हम बी लें तो इसका मतलब है कि आपको ब्लिंक करना चाहिए मोर ऑफन। 1 मिनट में हम 10 से 15 बार ब्लिंक करते हैं नॉर्मली, जैसे हम बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो 10 से 15 ब्लिंक करते हैं, और लेडीज़ जनरली ज़्यादा ब्लिंक करती हैं। लेकिन स्क्रीन पे वी फॉरगेट टू ब्लिंक, वी आर सो एनग्रॉस्ड इनटू आवर वर्क। कोई वीडियो गेम देख रहा है, कोई अपना डाटा देख रहा है, एक्सेल शीट देख रहा है, तो वी फॉरगेट टू ब्लिंक। 1 मिनट में शायद 1-2 बार ब्लिंक करते हैं। तो ज़रूरी ये है कि हम
कॉन्शियस ब्लिंकिंग करें, अपने ब्रेन को बताएं कि अब ब्लिंक कर लो, तो 1 मिनट में 5-7 बार ब्लिंक तो करें ही करें। इसको हम बोलते हैं दिस इज़ फॉर बी फॉर ब्लिंकिंग। एंड एल? एल स्टैंड्स फॉर ल्यूब्रिकेशन। ल्यूब्रिकेशन का मतलब जो हमारी टीयर फिल्म है वो ल्यूब्रिकेटेड रहे। तो होता क्या है, जब हम ब्लिंक नहीं कर रहे होते, जो हमारी जो टीयर फिल्म है ना वो इवेपोरेट करने लग जाती है, उसमें जो हमारे टीयर्स हैं वो ड्राई अप होने लग जाते हैं, ड्राइनेस बढ़ती चली जाती है, आंखों में स्ट्रेन, वाटरिंग, हेडेक, डिप्लोपिया, कई टाइप की प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। और जैसे जैसे दिन गुजरता है हमारी आंखें थकती चली जाती हैं, अगले दिन काम करने का भी मन नहीं करता है। तो ऐसी स्टेज में अगर ड्राइनेस बढ़ जाती है तो हमें ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स को यूज़ करना है, जो ओवर द काउंटर भी अवेलेबल हैं, जिसमें कि प्रिजर्वेटिव फ्री ल्यूब्रिकेंट होते हैं, जो आंखों में 2-3 बार डाले जाएं तो आंखों की जो सरफेस है वो वेट रहती है और आंखें हेल्दी रहती हैं, फ्रेशन अप रहती हैं। और इसके बाद INK, इनका जो आई है दैट स्टैंड्स फॉर इंचेस अवे। इंचेस अवे इज़ कि जब हम स्क्रीन पे काम कर रहे होते हैं तो ये हमारी आर्म लेंथ पे होनी चाहिए, स्क्रीन बहुत पास नहीं होनी चाहिए। जितना आंखों के पास कोई चीज़ आएगी उतना ही स्ट्रेन आंखों पे बढ़ेगा। तो स्क्रीन लेवल जो होता है हमारे आर्म लेंथ पे, और इसके अलावा जो स्क्रीन का लेवल है वो थोड़ा सा डाउन, ताकि हमारी जो गर्दन है वो लगभग स्ट्रेट रहे, ऊपर नहीं देख रहे या यूँ नहीं देख रहे। उससे क्या होता है, नेक पे स्ट्रेन पड़ता है। तो इंचेस अवे मतलब आर्म लेंथ अवे, और जो काम कर रहे हैं एक बिल्कुल कंफर्टेबल पोस्चर में होना चाहिए, स्ट्रेट पोस्चर में, और आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ना चाहिए। ये सारी एज ओल्ड बातें हैं जो कि आई थिंक बचपन से हमारे मम्मी पापा ग्रैंड पेरेंट्स बोलते रहते हैं पर हम सुनते नहीं बिल्कुल, हैं। आप तो ये ठीक कह रहे ज़रूरी है कि ये पुरानी बातों को याद करके ही हम अपनी आंखों को बड़े आराम से बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। और N का एन होता है बेसिकली कि नियर डिवाइस ब्रेक। नियर जो भी हम स्क्रीन गैजेट यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, टैब यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वी नीड टू टेक अ ब्रेक। अगर हम लगातार स्क्रीन पे बैठे रहेंगे तो आंखों में काफ़ी ग्लेयर पड़ने लग जाती है, आंखें थकने लग जाती हैं, तो हमें ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। तो इट इज़ अ रूल ऑफ 20-20-20 कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स टेक ब्रेक फॉर 20 सेकेंड्स, लुक एट थिंग्स विच आर 20 फीट अवे, आंखों को रिलैक्स करें या 1-2 मिनट आंखें बंद करके आराम करिए, ताकि उसके बाद स्क्रीन पे फिर से काम शुरू किया जा सके। तो ब्रेक लेना बहुत ही मैंडेटरी है। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, हमारा जो ब्रेक नहीं लेंगे या ले लेंगे तो हमारा काम ना रुक जाए। ऐसा नहीं है। अगर आपकी टोटल एफिशिएंसी ही डाउन चली जाएगी, काम करने की, आंखें थकने लग जाएंगी, तो आपकी एफिशिएंसी वैसे ही डाउन होने वाली है। तो ये जो 1-2 मिनट का ब्रेक है बीच में 20 सेकंड्स का, इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, रादर इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट इन अ लॉन्गर रन। तो अगर आपको देखते हुए हमें 20 मिनट हो चुके हैं तो आप 20 सेकंड का छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं और इधर उधर थोड़ा सा देख के वापस हमारा शो देखना चालू कर सकते हैं। के का क्या फुल फॉर्म है? के का मतलब है कि नो योर हेल्थ वर्कर या नो हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर आइज़। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको आँखों की कोई भी दिक्कत आ रही है तो जो रिसोर्सेज हैं आपके पास अवेलेबल, जो आई डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो उनको कंसल्ट ज़रूर करिए। अगर आपका स्ट्रेन आँखों का ख़त्म नहीं हो रहा है, डिजिटलाइज स्ट्रेन, तो हो सकता है आपको चश्मे का नंबर हो, जो आप सोचें स्ट्रेन पड़ रहा है, चश्मे का नंबर है, आई प्रेशर ना बढ़ रहा हो, ग्लाकोमा ना हो रहा हो, और या कोई रेटिना में कोई दिक्कत ना हो, आपको कैटरेक्ट भी आ सकता है एज जैसे जैसे बढ़ती है। तो जिसको आप सोच रहे हो कि नहीं मेरी आंखें थकने लगी हैं तो बस ये कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है, नहीं, ये और भी चीज़ों की एक सिम्टम हो सकता है। तो अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो आई डॉक्टर्स हैं, उनके पास जाइए और अपना आइज़ का कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप करवाइए, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। आई थिंक दिस इज़ वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और हमें आपकी ये सारी बातें सुन के लग रहा है कि कितनी आसान चीज़ें हैं, अगर ये कर ली जाएँ तो आँखों को कितना सेहतमंद रखा जा सकता है। एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लंबे टाइम के लिए इग्नोर करेंगे तो इट कैन बी डेंजरस आल्सो। और आँखों को भी मेरे को ये बात सुन के लग रहा है कि ऑल्दो एज अ मेडिकल डॉक्टर जब हम पढ़ते थे तो एक या तो उसको एक ऑर्गन की तरह समझते थे या फिर एक उसको इलाज के लिए बस नॉर्मल ट्रीटमेंट की तरह समझते थे, बट इसको भी हमारे को एक मसल की तरह अपना ट्रेनर को ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट समझना चाहिए और रेगुलरली चेकअप कराना चाहिए। स्पेशली अगर कोई कंडीशन हो जाए तो और ज़्यादा चेकअप कराना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल जाने के लिए और बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के बारे में
ताकि वो भी लोगों को पता लगे। बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर नीरज, आपने हमारे को अभी स्क्रीन टाइम और उससे आँखों को कैसे बचाया जाए या उसका क्या इलाज है वो सब बताया। मैं आपको थोड़ा सा जानना चाहूँगा रेड आई के बारे में। हमने बहुत सुना है कि लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, कभी चिरमिराहट भी होती है आंखों में, तो आप बताएंगे कि रेड आई होती क्या है पहले तो? रेड आई में बेसिकली क्या होता है, जो हमारा ये वाइट पोर्शन है स्क्लेरा, इसके ऊपर ब्लड वेसल्स होती हैं, वो एनगॉर्ज हो जाती हैं, फूलने लग जाती हैं, जिसकी वजह से आइज़ रेड होने लग जाती हैं। इसके अलग अलग रीजंस हैं। एक तो जो हमने जो ये डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में बात की कि कंप्यूटर पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, आइज़ ड्राई होने लग गई, उसकी वजह से ये रेड हो जाती हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर टीयर नरिशमेंट नहीं मिलता, तो आंखें सूखने लग जाती हैं, रेड होने लग जाती हैं। लेकिन इसके अलावा जो आंखों में चुभन जो होती है, एलर्जी की वजह से भी हो सकती है, रेड आई हो सकती है। जो एयर पॉलन्स होते हैं उससे एलर्जी की वजह से आंखों में इचिंग और रेडनेस होने लग जाती है। इसके अलावा अगर इन्फेक्शन हो जाए, जिसको कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, फ्लू बोलते हैं, वो वायरल भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, तो फ्लू की वजह से भी आइज़ रेड हो जाती हैं। और यूजुअली जब इन्फेक्शन होता है तो आइज़ में डिस्चार्ज भी आने लगता है, येलोइश वाइट कलर का। एलर्जी में कोई डिस्चार्ज नहीं आता है, ड्राइनेस में डिस्चार्ज नहीं आता है, बट कंजंक्टिवाइटिस फ्लू में डिस्चार्ज भी आने लग जाता है, जो एक इंडिकेशन है कि अब आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। लेट हिम असेस कि हमारी आंखों में कितना इन्फेक्शन है और किस टाइप की एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत है। एलर्जी में तो सिर्फ एंटी एलर्जिक ड्रॉप से चल जाता है काम, लेकिन इन्फेक्शन में हमें एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं, और इवन वायरल में कई बार लो डोज स्टेरॉइड्स भी देने पड़ जाते हैं आँख के अंदर। लेकिन ये सब कुछ ना एक मेडिकल सुपरविजन में होना चाहिए, अपना सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा हमने कहा कि आँखें एक बहुत प्रेशियस गिफ्ट हैं गॉड की तरफ से, उनका एक प्रॉपर ऑनर करना चाहिए, और इट गिव्स यू अ ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स टू सी ऑल अराउंड, एंड इट शुड बी प्रिजर्व्ड। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। और पुराने लोग बोलते थे आइज़ आर योर गेटवे टू योर सोल, सो आई थिंक हमारे को वो पूरा उसको इज्जत देनी चाहिए इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। एक मेरे को इसका फॉलोअप क्वेश्चन है, आपने बोला इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस, जो कि हम नॉर्मली उसको फ्लू बोलते हैं, तो लोग कहते हैं कि इसमें एक दूसरे को देखने से भी फ्लू फैल जाता है, तो ये इसमें कितनी सही बात है और गलत बात है? डॉक्टर अजीब, बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन ये। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं पूछते हैं कि अब हमें इन्फेक्शन हो गया, अब घर जाके क्या करना है, या ऑफिस जाऊंगा कोई दूसरे को तो नहीं हो जाएगा इन्फेक्शन। तो मैं यही बताता हूँ कि देखने से इन्फेक्शन नहीं फैलता है। इस तरह से तो मैं सारा दिन क्लिनिक में बैठा हूँ, 50 पेशेंट, तो रोज़ ही 50 टाइम्स आई विल बी गेटिंग इन्फेक्शन इन माई आइज़। देखने से नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर इन्फेक्शन आपको हो गया है, तो जब भी आप कोई ड्रॉप्स डाल रहे हैं, एक तो आप आइज़ को बार बार टच नहीं करेंगे। टच करने के बाद आप किसी भी सरफेस को टच करते हैं और उस सरफेस को कोई दूसरा टच करके अपनी आइज़ को टच कर लेता है, तो इन्फेक्शन होता है। तो बेसिकली इन्फेक्शन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब कि आपने टच किया और दूसरी सरफेस को ट्रांसमिट कर दिया, दूसरी आइज़ को ट्रांसमिट कर दिया। तो आपको आई ड्रॉप्स अगर डाल रहे हैं, खुद डाल रहे हैं या कोई दूसरा डाल रहा है, आई ड्रॉप्स डालने के बाद हैंड सैनिटाइज़ करना है। आपके बच्चे अगर छोटे हैं जिनको आपको संभालना है, तो आप उनको अपने चेहरे के पास मत लाइए। अपना जो टॉवल है, पिल्लो है, बेड है, अलग से शेयर करें। कॉमन शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें तो सवाल ही नहीं उठता कि किसी दूसरे को इन्फेक्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर आवर ऑडियंस टू लर्न अबाउट दिस, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है जो कि सबको परेशान करता है और सब एक दूसरे से दूर भागते हैं, जबकि एक थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है। जब आँख में डिस्चार्ज हो रहा है, खुजली हो रही है, या आपको बहुत इरिटेशन हो रही है कि पूरे टाइम पानी बह रहा है, तो काफ़ी उसमें हेल्प की ज़रूरत होती है। बिल्कुल, और पूरी फैमिली को बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, अपने फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में, ताकि किसी दूसरे को इन्फेक्शन ना फैले और ये इस चेन को ब्रेक किया जा सके, इन्फेक्शन की, कंजंक्टिवाइटिस की साइकिल को। हाँ बिल्कुल, जैसे कोविड में हम ख्याल रखते थे, बिल्कुल वैसे आपको कड़ी को तोड़ना है। बिल्कुल, हाँ, कड़ी को तोड़ना है, बिल्कुल। ठीक है। अगली कंडीशन के बारे में बात करना चाहूँगा, कैटरैक्ट। ये सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस का कॉज है ग्लोबली। इंडिया में हम बहुत सारा देखते हैं कि कैंप्स होते हैं, बहुत सारे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट्स पब्लिक हेल्थ के लिए सोशली भी जा के गाँव में पूरा कैंप सेटअप करते हैं, धड़ाधड़ लगातार फटाफट सर्जरीज करते हैं कई बार, और उससे बहुत फ़ायदा होता है लोगों को। और जो ब्लाइंडनेस उनको लगता है कि भाई आँख ख़राब हो गई, उसका एक्चुअली इलाज है। तो थोड़ा सा आप रोशनी डालेंगे कि कैटरैक्ट होता क्या है, और उसके बाद उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे उससे बच सकते हैं, क्या कोई तरीका है भी बचने का कि नहीं, या एज के साथ होगा ही होगा? थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया आपने। ये ब्लाइंडनेस का रीज़न जो कैटरैक्ट है, इसको सफ़ेद मोतिया बोलते हैं।
और एक ग्लाकोमा होता है, उसको काला मोतिया बोलते हैं। तो अभी तो हम बात करते हैं कैटरैक्ट, सफ़ेद मोतिया के बारे में। जो कैटरैक्ट है, इसमें जो हमारी आँख के अंदर लेंस होता है वो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, जिसके थ्रू लाइट रेज हमारे रेटिना पे फोकस होती हैं। जो कैटरैक्ट में क्या होता है, उसमें जो लेंस का कलर है विद एज ये वाइट होने लग जाता है। इसमें फ्लूइड जो होता है, ड्रॉपलेट्स इकट्ठे होने लग जाते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं डी नेचर होने लग जाते हैं, तो लेंस का कलर जो होता है क्रिस्टलाइन क्लियर से वाइट या येलोइश होने लग जाता है। इसको हम कैटरैक्ट बोलते हैं। यूजुअली एज रिलेटेड होता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप डायबिटिक हैं या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उनमें जल्दी आ जाता है कैटरैक्ट। कई बार ये फैमिलीज़ में भी रन करता है। अगर आपके पेरेंट्स में जल्दी एज में कैटरैक्ट आया था तो बच्चों में भी जल्दी आ सकता है। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है कि कैटरैक्ट की रीजंस क्या हैं। अब बात ये आई कि कैटरैक्ट सबको आएगा क्या? अगर ये कहें कैटरैक्ट आना है, जैसे हमने एजिंग होनी है, तो कैटरैक्ट आएगा ही आएगा। 40-50 ईयर्स की एज के बाद लेंस में चेंजेस सभी के शुरू हो जाते हैं, किसी को जल्दी, किसी को देर से। तो हो सकता है आपको 80 ईयर्स तक कैटरैक्ट ना आए, लेकिन आएगा ज़रूर कैटरैक्ट। लेंस का कलर चेंज होगा ही होगा। जहाँ तक इसके बचने का सवाल है, इससे बचा नहीं जा सकता। लेकिन हमने देखा है, अगर आप सनलाइट को एक्सपोज्ड हैं बहुत ज़्यादा, अल्ट्रावायलेट रेज को, तो आपको कैटरैक्ट जल्दी आता है। तो मेरी एक सजेशन है सभी के लिए, अगर हम जो लोग कड़ी धूप में काम करते हैं, सनलाइट में, ब्राइट सनलाइट, आर्किटेक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दे शुड वेयर सन ग्लासेज विद अल्ट्रावायलेट राइट प्रोटेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर आपकी डाइट एडिक्वेट नहीं है, आप प्रोटीन्स प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, और जैसे हमारे कई बच्चे होते हैं उनको ढंग से खाना नहीं मिल रहा होता, अंडर नरिश्ड, मैल नरिश्ड होते हैं, तो उनमें भी कैटरैक्ट जल्दी आ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल, ताकि हम कैटरैक्ट से जब तक बच सकते हैं बच सकें। बाकी एजिंग सबको होनी है, आएगा ज़रूरी है। ठीक है। और इसका इलाज क्या है अगर एक बार आ गया तो? जी देखिए, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है कैटरैक्ट को रोकने के लिए। हमारे एलोपैथी मेडिसिन में कोई दवाइयाँ नहीं बनी जो कैटरैक्ट को रोक सकें। प्रिवेंटिव के तौर पे मैंने आपको बता ही दिया कि भाई अल्ट्रावायलेट रेज, डाइट अच्छी, अल्ट्रावायलेट रेज प्रोटेक्शन, डाइट को अच्छा रखना, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक कैटरैक्ट को ऑपरेट कब करते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको थोड़ा सा कैटरैक्ट है और उसको ऑपरेट कर दिया जाए। ये आपके ना बेसिकली डेली नीड पे डिपेंड करता है। अब अगर यंग एज में किसी को 40-50 ईयर्स में कैटरैक्ट हो जाए, उसके लिए रात की ड्राइविंग भी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जो कैटरैक्ट के सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो होता है कि आपकी विजन ब्लर होने लग जाती है। दूसरा, जब आप रात को ट्रैवल कर रहे होते हो तो लाइट फैलती हुई दिखती है, ग्लेयर पड़ती है। तीसरा, आपके जो कलर्स हैं, जो ब्राइट रेड दिख रहा है, वो उसकी कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है, रेडनेस कम हो जाती है। चौथा, आपको पढ़ने में दिक्कत आने लग जाती है। तो ये 4-5 सिम्टम्स हैं जो आपको आने लग जाते हैं। जो लोग प्रोडक्टिव हैं, जिनकी एक्टिव लाइफस्टाइल है, रात को ड्राइव करना है, उनमें कैटरैक्ट सर्जरी की ज़रूरत जल्दी आ जाती है, क्योंकि वो डे टू डे एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते हैं। हमारी जो मतलब मदर वाली एज ग्रुप 70-80 में, वो कई बार लंबे टाइम के लिए भी काम चला लेते हैं कि भाई डेली लाइफ तो चल रही है, लेकिन जैसे ही कैटरैक्ट बढ़ने लगता है तो उसकी सर्जरी हो जानी चाहिए। और सर्जरी जो है आज की डेट में काफ़ी सेफ़ है। इट टेक्स अराउंड 8 to 10-12 मिनट्स फॉर द कैटरैक्ट सर्जरी। सिर्फ आई ड्रॉप्स डाल के, नो स्टिच, नो बैंडेज करके आप सर्जरी कर लेते हो, और सेम डे डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट 2-3 घंटे में। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए गर्दन से नीचे नहाना होता है, धूल मिट्टी से बचाना होता है। और लेंसेज भी डाले जाते हैं आँख के अंदर कैटरैक्ट को निकाल के। जो लेंसेज होते हैं मोनोफोकल या मल्टीफोकल होते हैं। मोनोफोकल जो होते हैं जो दूर की रोशनी को साफ़ करते हैं, मल्टीफोकल जो प्रोग्रेसिव लेंसेज होते हैं, डिस्टेंस और रीडिंग दोनों को हेल्प करते हैं। आपको चश्मे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है आफ्टर कैटरैक्ट सर्जरी। तो ये काफ़ी ब्यूटी है कैटरैक्ट सर्जरी की। बहुत ही रिफाइंड टेक्निक्स हैं, रोबोटिक लेज़र, माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी। तो पेशेंट के साथ बहुत ऑप्शन हैं और एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जा सकती है। इवन आप सरप्राइज होंगे कि कई बार ना पेशेंट मुझे बताता है कि सर ये तो मैं 50 साल पहले देख रहा था, आज आपने ऐसी विजन दे दी, एंड यू आर सो फील सो ग्रेटफुल टू गॉड कि लाइक यू आर एबल टू गिव सो मच गुड विजन टू द पेशेंट्स। और पेशेंट्स के मुंह से ऐसा सेटिस्फैक्ट्री विद ग्रैटिट्यूड सुनना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक दैट इज़ वन पीस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो कि अनपैरेलल्ड है, जो डॉक्टर प्रोफेशन में ही एक थोड़ा मिलता है कि आपने दूसरे को वाकई ही
उसकी प्रॉब्लम से निकाला बाहर। उसको वो दिखा दिया जो उनको 50 साल पहले बिल्कुल, नज़र आता था, बिल्कुल। उतनी क्लैरिटी के साथ। तो ये बहुत अच्छा एक आई थिंक इसमें 2 पॉइंट्स मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट दिखे। पहला कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको सफ़ेद मोतिया आएगा तो वो लेट एज में आएगा, वो जल्दी भी आ सकता है। तो इसलिए दूसरा पॉइंट कि आप अपना ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को रेगुलरली चेकअप कराते रहिए। अगर ज़रा सा भी आपको थोड़ा सा भी लगे कि आपकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है दिखने में, तो ज़रूरी नहीं है कि खाली वो नंबर बढ़ा होगा, बट वो ये भी हो सकता है कि वो सफ़ेद मोतिया की बिगनिंग है। जी। तो ये इम्पॉर्टेंट है। आपने बहुत पर्टिनेंट पॉइंट उठाया कि ऑफ्थेल्मोलॉजिकल चेकअप, ये चेकअप ना हमें 40 इयर्स के बाद तो रूटीन में करवाना ही चाहिए, क्योंकि 40 साल के बाद हमारे एज रिलेटेड चेंजेस शुरू हो जाते हैं। कैटरैक्ट, इसके अलावा ग्लाकोमा के इंसिडेंस भी 40 इयर्स के बाद बढ़ जाता है। तो जब आई चेकअप के लिए जाते हैं तो एक कंप्लीट आई चेकअप होता है और सभी तरीके से देखा जाता है कि चश्मे के नंबर की ज़रूरत के हिसाब से, कॉर्निया के हिसाब से, कैटरैक्ट के हिसाब से, आई प्रेशर के हिसाब से, रेटिना के हिसाब से, कि जहाँ पे कोई दिक्कत हो उसको टाइम पे डिटेक्ट किया जाए और ट्रीट किया जाए, ताकि हमारी विजन लंबे टाइम के लिए हमारा साथ दे सके। ठीक है, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और थोड़े से लाइटर नोट पे, चाहे 40 के बाद आपको लगे कि आपकी एज हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। ये 40 आजकल की जो इतनी लॉन्गेविटी बढ़ गई है ना, अब मैं तो कहता हूँ 56 ईयर्स मीन एवरीबडी इज़ यंग, बट जो थोड़े बहुत चेंजेस आ रहे हैं उसको टाइम पे डिटेक्ट करने से आप उसको 70, 80 तक, 90 तक आप अपनी लाइफ को बहुत प्रोडक्टिव रख सकते हैं। बिल्कुल। एंड प्रोडक्टिविटी एंड गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, ऑल ऑफ अस। फॉर श्योर, फॉर श्योर। अगला क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था ग्लोकोमा से, तो मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा बताएं कि ग्लोकोमा होता क्या है। बहुत लोग तो जानते भी नहीं हैं कि ग्लोकोमा होता क्या है, खाली थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ऊपर लेवल पे पता होता है कि भाई आँखों का प्रेशर बढ़ जाना। बट आप थोड़ा इसके बारे में और बताएं कि क्या होता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में थोड़ा सा क्लू लें और समझें कि इस वजह से मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ग्लोकोमा ना हो जाए, जिसका कि जो इवेंचुअल इफ़ेक्ट होता है वो बहुत मुश्किल वाला भी हो सकता है। जी, ग्लाकोमा एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और हमें इसका पता बहुत लेट चलता है जनरली। और इसका बीमारी का नाम है आँखों का काला चौर, साइलेंट थीफ ऑफ आई साइट, ग्लाकोमा काला मोतिया। बेसिकली ग्लाकोमा में होता क्या है, हमारा आई का प्रेशर जो होता है नॉर्मली 10 to 20 के बीच में होता है। अगर ये 20 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा हो जाए, अगर आँख का फ्लूइड ज़्यादा बन रहा है या आँख का जो पैसेज है जो बाहर निकलने वाला, जहाँ से फ्लूइड निकलता है, वो ब्लॉक होने लग जाए, तो आँख का प्रेशर बिल्डअप होने लग जाता है, अंदर ही अंदर फ्लूइड बिल्डअप होने लगता है। आँख फट तो सकती नहीं, तो वो प्रेशर आँख के अंदर ही ऑप्टिक नर्व को डैमेज करने लग जाता है। ऑप्टिक नर्व जो होती है उसमें नर्व फाइबर्स होते हैं, जिस एक एंटीना की तरह काम करती है और ब्रेन तक मैसेज जाता है देखने का। तो उस ऑप्टिक नर्व में डैमेज होने की वजह से उसके जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो वन बाय मिलियंस ऑफ फाइबर्स होते हैं, वो धीरे 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 सारे डेड होते चले जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिम्टम्स क्या हैं ग्लाकोमा के, आपको तो पता ही नहीं चला। तो जैसे मैंने काला चौर, मतलब कोई सिम्टम्स ही नहीं है, 90% में कोई सिम्टम्स ही नहीं होते। कुछ लोगों में सिम्टम्स तब आते हैं जब आई प्रेशर एकदम से बढ़ता है, मतलब 20 से लेके वो 40 हो गया ओवरनाइट। जब आँख का रास्ता इतना नैरो हो गया एकदम से, तो आई का प्रेशर बढ़ेगा, तो उसमें क्या होता है, आँख के अंदर रेडनेस आ जाती है। ये भी एक रेडनेस का रीज़न है। आँख के अंदर वाटरिंग होने लग जाती है, पेन होने लग जाता है और आपकी विजन ब्लर हो जाती है। तो ये ग्लाकोमा का, एक्यूट ग्लाकोमा का सिम्टम है। नॉर्मली क्या होता है, आपको कोई सिम्टम नहीं आता है, आपको जो फील्ड होते हैं ना उसमें डिफेक्ट्स आ रहे होते हैं जिसके बारे में पता ही नहीं चलता। तो सबसे ज़रूरी है आइडेंटिफिकेशन। इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो ज़रूरी है कि अगर आपकी एज 40 प्लस हो गई है या आपकी फैमिली हिस्ट्री ग्लाकोमा की है, पेरेंट्स में, दादा दादी में किसी को ग्लाकोमा है, तो आपको, या ब्रदर्स में, सिस्टर में है, तो आपको अपना आई चेकअप तुरंत करवाना चाहिए, क्योंकि ये जेनेटिक होता है ग्लाकोमा, फैमिलीज़ में रन करता है। दूसरा, अगर आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ओरल स्टेरॉइड, अगर आपको स्किन एलर्जीज़ हैं, एस्थमा है, इनहेलर्स ले रहे हैं, तो आप में ग्लाकोमा का इंसिडेंस बढ़ जाता है। स्टेरॉइड इंड्यूसेस ग्लाकोमा। तो ज़रूरी है कि अगर 40 प्लस हो गए हैं, स्टेरॉइड इंटेक है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो आपको अपना आई चेकअप करवाना है, जिसमें आपका आई प्रेशर चेकअप किया जाता है, ऑप्टिक नर्व को चेकअप किया जाता है, और ये देखा जाता है कि आपकी आँखों में कोई चेंजेस ग्लाकोमा रिलेटेड हैं या नहीं हैं। और ग्लाकोमा अगर निकल आए तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं। ऑप्टिक कोहेरेंस टोमोग्राफी थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, जिसमें नर्व फाइबर लेयर के डैमेज को देखा जाता है।
एक फील्ड टेस्टिंग होती है जिसमें पूरा ये देखा जाता है कि आपके फील्ड में कहीं डिफेक्ट तो नहीं आ रहा है, विच इज़ इंडिकेशन ऑफ अर्ली ग्लाकोमा। तो ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई होने के बाद आई प्रेशर के साथ आपको ट्रीटमेंट की फॉर्म में एक मेडिसिन दी जाती हैं जिससे आई प्रेशर कम किया जा सके, और अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो फिर हम सर्जरीज करनी पड़ती हैं, ग्लाकोमा सर्जरीज, जिससे कि हम विजन को बचा सकते हैं। तो ज़रूरी है टाइमली डिटेक्शन। टाइमली डिटेक्शन से आपको विजन को ज़िंदगी भर के लिए बचाया जा सकता है। नहीं, ये बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट बोला। और मुझे याद है मेरी भी फैमिली में मेरी ग्रैंडमदर को भी ग्लोकोमा था, तो उनको क्योंकि जल्दी आइडेंटिफाई हो गया था तो उसके बाद उनको कोई क्वालिटी ऑफ लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ा। बहुत उनको बिल्कुल ठीक चलता रहा, दवाई डालते रहे वो, और उनको कोई सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर हम लोग उसको लेट कर देते हैं तो सर्जरी ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो जाती है कि करनी ही पड़ेगी फिर। बिल्कुल बिल्कुल। और जो विजन आप लूज़ कर चुके हैं ना, वो वापस नहीं आएगा। इट इज़ इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। जितना चला गया इट विल नॉट रिवर्ट बैक विद सर्जरी आल्सो। तो ज़रूरी है टाइम पे डिटेक्ट करें, टाइम पे ट्रीट करें, और हम खुद को या हमारे बुज़ुर्गों को एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर विजन अच्छी है ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है ना ज़िंदगी में, एक वो जो इंटरेस्ट होता है वो बना रहता है। जो ब्लाइंड, एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ, ब्लाइंडनेस और मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं आज की डेट में। अगर हम किसी भी विजुअली इम्पेयर्ड बंदे को देखें तो आउट ऑफ 4 पीपल 1 इज़ डिप्रेस्ड, एंड दैट डिप्रेशन डजंट गो ऑफ। तो आप ये देख लीजिए आज की डेट में मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है, और आपके विजन से रिलेटेड है वो। नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला। और ये मैंने भी पढ़ा था कि एक तो विजन, और दूसरा आपका ऑडिटरी पावर, कि आपको सुनना अगर कम होने लगता है तो वो भी बहुत लोनलीनेस की तरफ आपको धकेल देता है। तो जितने भी आपके सेंसरी ऑर्गन हैं, आई थिंक उनका आप ख्याल रखें। और एक ही पॉइंट बार बार आ रहा है कि ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को, डॉक्टर को दिखाते रहें। और ये हमारी ना जनरल थीम के साथ भी जा रहा है। जैसे अभी तक हम डॉक्टर को पेशेंट समझते थे कि जब बिल्कुल बीमारी हो जाएगी तब डॉक्टर के पास जाना है, बट आई थिंक अब हमारे को जब अवेलेबिलिटी है, जब अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो हमारे को प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के तौर पे हमारे को डॉक्टर को, और हर किस्म के डॉक्टर को दिखाना थोड़ा जल्दी चालू कर देना चाहिए, ताकि हमारे को आखिरी स्टेज पे ना पहुंच के पता लगे, जबकि इलाज करना ऑलमोस्ट मुश्किल या नामुमकिन हो जाए। तो ये आई थिंक एक बात है जो मैं चाहूँगा कि दर्शक लोग आप भी प्लीज़ अपना ख्याल रखें और डॉक्टर को दिखाते ज़रूर रहें, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को, डेंटिस्ट को, ENT को, ताकि आपको अपने टाइम से पता लग जाए कि आपको क्या बीमारी होने वाली है या अभी स्टार्ट ही हुई है, ताकि उसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद मैं आपसे एक पूछूंगा, हमने बात स्टार्ट की थी स्क्रीन टाइम से, बट थोड़ा सा अगर आप ड्राई आई के बारे में भी बताएंगे कि ड्राई आई को कैसे ठीक कर सकते हैं, और थोड़ा सा कि क्या होता है ड्राई आई। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं ड्राई आई होती क्या है। जो गॉड है उसने हमारी आइज़ को मॉइस्चराइज करने के लिए एक टीयर फिल्म दी हुई है, जो हमारी आंखों में टीयर्स सिक्रीट होते हैं, और वो हमारी जो आई की लेयर है, कॉर्निया और स्क्लेरा, उसको वेट रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर वो जो सिक्रीशन है कम हो जाए टीयर्स का, तो जो हमारी टीयर फिल्म है वो ड्राई अप होने लग जाती है। इसकी वजह से ड्राइनेस आंखों में होने लग जाती है, और एज के हिसाब से जो टीयर सिक्रीशन है वो कम होता चला जाता है। दूसरी बात, जो हम ब्लिंक कम करते हैं, ब्लिंकिंग कम करते हैं तो टीयर फिल्म इवेपोरेशन बढ़ जाता है। मतलब प्रोडक्शन ठीक चल रहा है, सिस्टम गॉड का सब ठीक चल रहा है, लेकिन हमारी गलती की वजह से, ब्लिंक ना करने की वजह से ड्राइनेस बढ़ रही है। तो इवेपोरेशन अगर ज़्यादा हो रही है तो भी ड्राइनेस होगी। तो ज़रूरी ये है कि ये समझना कि ड्राइनेस क्यों हो रही है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं, आँखों में लगता है कुछ गड़ रहा है, ड्राइनेस होगी, कुछ लगा हुआ है, होता कुछ भी नहीं है, लेकिन फॉरेन बॉडी सेंसेशन होने लग जाती है, आइज़ रेड होने लग जाती हैं, आँखों में वाटरिंग होने लग जाती है। ड्राई, आप देखिए वाटरिंग, आइज़ ड्राई हो रही है पर वाटरिंग हो रही है। वो वाटरिंग है क्योंकि एक रिफ्लेक्स मैकेनिज़्म है, एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म है आँखों का, कि भाई आँख ड्राई, एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन है तो ब्लिंक करो थोड़ा सा और इसको टीयर्स को सिक्रीट होने दो, तो ये वाटरिंग भी बढ़ जाती है और हमारा हेडेक भी होने लग जाता है जैसे जैसे दिन गुजरता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर आइज़ ड्राई हो रही हैं तो हमें उसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना ही चाहिए। और कुछ लोग जिनको ना आर्थराइटिस होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या बैक प्रॉब्लम, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, इन लोगों में ना ऑटोइम्यून डिजीज़ में हमारा टीयर सिक्रीशन कम हो जाता है।
तो ऐसे लोगों को ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा होती है। डायबिटिक पेशेंट में जहाँ नर्व्स की इन्वॉल्वमेंट होती है उनमें भी ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है। और बाकी तो हमारा जो वर्क रिलेटेड कल्चर है, जो हमें स्क्रीन पे काम करना है, वो भी ड्राइनेस को बढ़ाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने टच किया कि खाली आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही नहीं हो रही, बट आँखों में जो हमें सिम्टम्स पता लग रहे हैं, जो आँखों में ड्राइनेस हो रही है, रेडनेस हो रही है, या जो भी कोई चेंजेस आ रहे हैं, वो आपने भी बताया कि वो सिस्टमिक हमारे फेलियर के बारे में भी बता रही है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, डायबिटीज़, इवन स्ट्रोक। तो इस पे आप थोड़ा बताएंगे कि हम आँखों से हमारे जो बॉडी के अंदर बाकी सारे ऑर्गन्स हैं या बॉडी के अंदर सेहत कैसी है, उसकी क्या क्या चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं? ऐसा है, आपने वर्ड कभी सुना हो, योर आइज़ आर योर विंडोज़ टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जो हमारी आंखें हैं ये काफ़ी सारी चीज़ें बाहर की भी दिखाती हैं, इवन बॉडी के अंदर का भी दिखाती हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा थायराइड के बारे में। जो पेशेंट को थायराइड प्रॉब्लम हो जाती है, थायराइड लेवल, हार्मोन्स लेवल अप एंड डाउन हो जाते हैं। अगर थायराइड लेवल अप हो जाए, जिसको थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, उसमें क्या होता है, हमारी जो आइज़ है ना वो प्रोट्रूड करने लग जाती हैं, प्रोमिनेंट हो जाती हैं आंखें। ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल फूली हुई हैं आँखें, और उसके साथ साथ ड्राइनेस भी होने लग जाती है। और इवन जो थायराइड के पेशेंट हैं उनमें क्या हुआ, हमारी आई मसल्स में ना कुछ रिजिडिटी आ जाती है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है, तो आँख हिलनी डुलनी भी कम हो जाती है। आपको डबलिंग होने जाती है, एक आँख हिल रही है, दूसरी तरफ देख रहे हो तो दूसरी नहीं हिल रही है, तो आपको एक फोकस इधर बन रहा है, दूसरा उधर बन रहा है, तो आपको डिप्लोपिया होने लग जाता है। तो ये तो है थायराइड रिलेटेड इश्यूज़। और इवन अगर थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ जाए, होता क्या है, हमारी जो ऑर्बिट है ना उसके अंदर सॉफ्ट टिश्यू होता है, उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लग जाता है, वो ऑप्टिक नर्व को प्रेस करने लग जाता है जो ब्रेन तक जा रही है। ऑप्टिक नर्व को प्रेस कर दे तो आपकी विजन भी जा सकती है इन एक्सट्रीम केसेस। तो ऐसे केसेस में कुछ सर्जरीज करनी पड़ती हैं कि ऑर्बिट टिश्यू को डिकम्प्रेस करें ताकि आई बॉल अपनी जगह पे रहे। स्टेरॉइड्स देने पड़ते हैं, थायराइड की मेडिसिन तो चलती हैं साथ में। तो आपने देखा, जो कई बार पेशेंट मेरे पास आता है, उसको सामने देखा, उसको मैं उनसे पूछता हूँ आपको थायराइड तो नहीं है, और ऐसा भी हुआ उन्होंने रिफ्यूज़ किया है, और मैंने कहा अपना थायराइड लेवल चेक करवाइए, तो वो थायराइड के पेशेंट निकलते हैं। आप सोचिए, मैं आई डॉक्टर हूँ और उनको ये बता रहा हूँ कि आपको थायराइड का इश्यूज़ तो नहीं है, एंड दे गो बैक टू देयर एंडोक्रोनोलॉजिस्ट और उनको थायराइड की प्रॉब्लम निकलती है। दूसरी एक चीज़ होती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजह से भी आँखों में जो रेटिना होता है उस पर ब्लीडिंग होने लग जाती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। ब्लड क्लॉट्स आने लग जाते हैं, रेटिना में स्वेलिंग आने लग जाती है। नॉर्मली तो देखो लोगों को पता चल ही जाता है डायबिटीज़ का कि हमें डायबिटीज़ है, बट ना रूरल एरियाज़ में कई बार लोग अनअवेयर होते हैं अपने सिम्टम्स के लिए, कि यूरिन बार बार आ रहा है या बार बार प्यास लग रही है, तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है, वैसे अपने इग्नोर करते रहते हैं। और वेट लूज़ हो रहा है, तो कई बार वो आते हैं, बहुत कम होता है लेकिन आते हैं, और उनको क्या, हम आंखें चेक करते हैं, तुम्हें डायबिटीज़ तो नहीं है? कहते नहीं, हमें तो पता ही नहीं है। मैं फिर उनसे सिम्टम्स पूछता हूँ, ये तो नहीं हो रहे? कहते हो रहे हैं। तो हम उनको बोलते हैं अपना डायबिटीज़ चेक करवाइए, तो आपको वो निकलती है डायबिटीज़। तीसरी बात, ब्लड प्रेशर। सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं ऐसे जिनको हम आँखों में आते हैं, विजन, आँख में स्ट्रोक हो गया है। जैसे ब्रेन का स्ट्रोक है वैसे आँख का स्ट्रोक भी होता है कि विजन ब्लर हो गई। होता क्या है, उनकी जो खून की नाड़ियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स रेटिना की, वो फट जाती हैं, रप्चर कर जाती हैं बीपी की वजह से, हाई बीपी की वजह से, और विजन एकदम से कम हो जाता है। पेशेंट हमारे पास चेकअप का आता है, आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारी एज के 40-50 साल के, क्योंकि वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है, स्ट्रेस इतना है, कॉर्पोरेट लेवल में सब एवरीबडी स्ट्रेस्ड आउट, तो पता ही नहीं होता कि हम उस स्ट्रेस के साथ क्या क्या बीमारियाँ पाल रहे हैं। तो मैं उनको चेक करता हूँ। यंग पेशेंट अभी कुछ दिन पहले ही आए थे, 40 ईयर ओल्ड, नेम आई एम नॉट टेकिंग, तो उनको विजन ब्लरिंग हो गया था। मैंने चेक किया तो उनकी आंख में क्लॉट था, ब्लीडिंग थी रेटिना में। मैंने उनको बोला आपको बीपी शुगर कुछ तो नहीं है? कहते नहीं, आई एम परफेक्टली फाइन, आई गो टू जिम रेगुलरली, सब कुछ करता हूँ। तो मैंने कहा चलो आपकी आइज़ इन्वेस्टिगेशन तो करते हैं ओसीटी, साथ में आपका बीपी भी चेक करते हैं। तो बीपी उनका निकला 170/100। मैंने उनको ये बताया कि आपकी आंख में जो है ये बीपी रिलेटेड है। तो आपने देखा कि मैंने आंखें चेक की हैं और उनको बताया कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, और ये बहुत कॉमन चीज़ है मेरे लिए ये, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज़ है जिसके सिम्टम्स कई बार नहीं होते हैं, हेडेक नहीं हो रहा होता या बॉडी में कोई कंपकपी या कुछ नहीं हो रहा होता, अंदर ही अंदर वो बॉडी को डैमेज कर रहा है। और ये जो डैमेज आंखों में दिख रहा है ना, ये आंखों तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये आपके हार्ट की वेसल्स में भी चल रहा है, किडनी में भी चल रहा है, एवरीवेयर इज़ हैपनिंग। बट ये कि हाँ, आंखें हम देख पाते हैं अपने फंडस कैमरा से, आई चेकअप से, हार्ट तक
डायरेक्टली नहीं देख सकते किडनी तक, तो ये एक इंडिकेशन है हमारे इनसाइड बॉडी के लिए कि आपकी आंखों में चेंजेस आ रहे हैं। आप अपना ध्यान रखिए और अपनी बॉडी को एक सुनिश्चित करिए कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके एक लंबी लाइफ जी पाएँ। बहुत अच्छा, आई थिंक ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। दैट ऑल्सो एम्फेसाइजेज अगेन कि आप अपना रेगुलर चेकअप कराते रहिए, जो भी आपका एनुअल हेल्थ चेकअप है आफ्टर 40। ऑल्सो आई थिंक यू टच्ड अपॉन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसके लिए हमने भी पिछले साल और पिछले से पिछले साल कैंपेन्स भी किए थे कि जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जिसको स्पेशली डायबिटीज़ है, वो अपनी आँखों की जांच लगातार कराते रहें, साल दर साल या आधे साल में एक बार, क्योंकि उससे उनका प्रोग्रेशन जल्दी पता लगता है और आप नॉट जस्ट आँखों का इलाज बट आप डायबिटीज़ का इलाज अकॉर्डिंगली पेस अप या पेस डाउन कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। थैंक यू सो मच फॉर दैट। डायबिटीज़ के बारे में जैसा आपने पॉइंट उठाया, तो मैं ये कहना चाहूँगा, वी हैव द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ डायबिटिक्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। देयर अराउंड 57 मिलियन पीपल, और डायबिटीज़ इज़ बिकमिंग एन एपिडेमिक इन आवर कंट्री। तो जैसे ही आपको डायबिटीज़ का पता चले, आपके फिजिशियन बताएं या ना बताएं, पर आपको अपना फंडस चेकअप, रेटिना चेकअप करवा लेना है। आपको नहीं पता आँख के अंदर क्या चेंजेस मिलेंगे, और जैसे जैसे डायबिटीज़ की ड्यूरेशन बढ़ती जाती है, आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो हैव गुड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, हैव एनुअल चेकअप ऑफ योर आइज़ इंक्लूडिंग फंडस एग्जामिनेशन, सो दैट यू कैन हैव गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ और आँखों पे इसका दुष्प्रभाव ना आए। और अगर आ गया है तो उसको टाइम पे लेज़र या कोई इंजेक्शंस लगाए जाते हैं इंट्राविट्रियल, या सर्जरी करके उसको बचाया जा सके। ठीक है, इसमें आपने एक और बात अभी जोड़ी, जैसे लेज़र, लैसिक, ये कितनी अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, क्योंकि इनके भी अराउंड बहुत कन्फ्यूजन रहता है। कोई लोग कहते हैं कि लेज़र कराना, लैसिक कराना ठीक है कि नहीं है, या क्या इसका रिपरकशन होएगा, तो ये इस पर थोड़ा सा बताएं आप। जी जी, एक जो लेज़र टर्म है ना, ये बहुत ही ब्रॉड टर्म है। लेज़र अलग अलग टाइप के होते हैं। जो चश्मा हटाने का ऑपरेशन होता है उसको एक्साइमर लेज़र बोलते हैं। जो हम रेटिना के लिए करते हैं उसका ग्रीन लेज़र होता है, ये वो ग्रीन लेज़र फोटोकोगुलेशन होता है। तो ये अलग अलग टाइप्स की लेज़र हैं। जो एक्साइमर लेज़र होती है, जो चश्मा हटाने के लिए लैसिक वर्ड यूज़ किया जाता है, वो एक्साइमर लेज़र है। उसमें फ़ोटो एब्लेशन किया जाता है, कॉर्निया की शेप को चेंज किया जाता है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता के चलता हूँ कि जब भी अगर लैसिक करवाना है तो योर एज शुड बी 18+, योर नंबर हैज़ टू बी स्टेबल फॉर 1 ईयर, और आपका कॉर्निया एडिक्वेटली थिक होना चाहिए कि हम कॉर्निया को रीशेप कर सकें, और चौथा आपका रेटिना स्ट्रांग होना चाहिए ताकि कोई रेटिना में कोई रेटिनल डिटैचमेंट का रिस्क ना रहे इस सर्जरी के बाद। जो रेटिना का लेज़र है उसमें बेसिकली जो ग्रीन लेज़र होता है, उसमें हम रेटिना की जो ब्लीडिंग वेसल्स होती हैं उसको कोएगुलेट कर देते हैं, उसको वेल्डिंग कर देते हैं, सील कर देते हैं ताकि वो फटे नहीं। ये एक अलग मेथड है। थैंक यू सो मच, दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, और ये काफ़ी लोगों को जो एप्रीहेंशंस होते हैं उनको हटाने में काफ़ी हेल्प करेगा। मैं अगली क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे हम बचपन से हमें बोला जाता है कि गाजर ज़्यादा खाओ, विटामिन ए डेफिशिएंसी से आँखों की प्रॉब्लम हो सकती है। आप थोड़ा इस पे प्रकाश डालेंगे कि कौन कौन सी डेफिशिएंसी से आँखों से रिलेटेड क्या क्या बीमारियाँ या क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। देखिए, जो कैरेट हैं दे आर अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, लेकिन ये नहीं है कि आप कैरेट खिला डालेंगे तो आपका चश्मे का नंबर रुक जाएगा। इट इज़ वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए। और विटामिन ए डेफिशिएंसी से मोस्टली आँखों में ड्राइनेस की दिक्कत ज़्यादा बढ़ती है। तो हमें जो फूड सोर्सेज हैं रिच इन विटामिन ए वो लेने चाहिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स वगैरह, और इवन ओमेगा 3 फैटी एसिड, फिश ऑयल, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए ताकि आँखों की एक हेल्थ प्रॉपर बनी रहे और हमारी डाइट भी प्रॉपर बॉडी के लिए बनी रहे, जो पूरी बॉडी को एक सप्लीमेंट करें। तो सिर्फ हमें कैरेट्स पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं, हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना होता है। और कई बार पेरेंट्स आते हैं, कहते हैं हम बच्चे को गाजर का जूस पिलाएंगे, हमारा चश्मे का नंबर रुक जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, ये एक सप्लीमेंट है जो दे सकते हैं। चश्मे का नंबर जो है वो एक नॉर्मल ग्रोथ के हिसाब से 18 साल तक बढ़ता होता है, तो इसको रोकथाम के लिए कुछ ऐसा अलग से तरीका नहीं। और एज रिलेटेड आपने 2 चीज़ें तो बताई, ग्लोकोमा और कैटरैक्ट। इसके अलावा भी कोई कंडीशंस हैं जो एज रिलेटेड
आँखों में देखने को मिलती हैं? जी जी, हमने ड्राई आई के बारे में बात किया, उसमें भी क्या होता है एज के हिसाब से ड्राइनेस बढ़ती चली जाती है क्योंकि टीयर सिक्रेशन कम हो जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है रेटिना की जिसको हम बोलते हैं एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन, ARMD। जो रेटिना का सेंट्रल पॉइंट ना मैक्यूला होता है जहाँ पे हमारी लाइट रेज पड़ती हैं और ब्रेन तक मैसेज जाता है। इस मैक्यूला में क्या होता है एज के हिसाब से कुछ लोगों में रेटिना पे स्पॉट्स आने लग जाते हैं, येलो स्पॉट्स, जिसको हम ड्रूसेंस बोलते हैं अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में। और ये होती है ड्राई टाइप ऑफ एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। कई बार क्या होता है इन्हीं स्पॉट्स में ब्लीडिंग होने लग जाती है जिसको हम वेट AMD बोलते हैं, वेट एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन, जिसमें ब्लीडिंग की वजह से हमारी विजन एकदम से ड्रॉप हो जाती है। और ये जेनेटिक फैक्टर्स में इसमें इन्फ्लुएंस रोल प्ले करते हैं। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग से ये चेंजेस बढ़ते हैं। और दूसरा अल्ट्रावायलेट रेज जो एक्सपोज्ड होते हैं उनमें भी ये चेंजेस बढ़ते हैं। तो कोई भी अगर आपकी कोई जेनेटिक हिस्ट्री है या फैमिली हिस्ट्री है एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन की तो अपना चेकअप करवाना चाहिए। और एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन के लिए हम कुछ कैप्सूल दे देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कैप्सूल विच आर रिच इन ल्यूटीन एंड जियाज़ैंथिन। तो उस टाइप की कैप्सूल हमारी फिर सिर्फ डाइट से सप्लीमेंट नहीं हो पाते, तो ल्यूटीन जियाज़ैंथिन के लिए आईसाइट कैप्सूल या अलग टाइप के कैप्सूल होते हैं जो दिए जाते हैं जो डीजनरेटिव चेंजेस जो एज रिलेटेड को स्लो डाउन करने के लिए। अगर ब्लीडिंग हो जाती है रेटिना के अंदर जिसको वेट AMD बोलते हैं तो हमें कुछ खास किस्म के एंटी VEGF इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं जो आंखों में लगाए जाते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। और ये मल्टी इंजेक्शन थेरेपी रहती है ताकि पेशेंट की विजन को हम और ख़राब ना होने दें, उसको स्टॉप कर दें और कुछ केसेस में इम्प्रूवमेंट भी हो जाती है। तो ये एक एजिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जो आंखों में देखा जाता है। ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन, क्या कुछ कैंसर या ट्यूमर्स कुछ टाइप्स के उनके बारे में भी आंखों से पता लग सकता है? जी देखिए, हमारे पास ना कई बार क्या होता है जो ऑन्कोलॉजिस्ट भेजते हैं कि आप अपना आई चेकअप करवा के आइए। जब बॉडी में आपको कोई कैंसर होता है वो फैल सकता है, इवन ये आंखों में भी जा सकता है। स्पेशली जो ल्यूकीमिया होता है, ब्लड कैंसर होता है, वो हमारी ऑप्टिक नर्व और रेटिना को इन्वॉल्व कर सकता है और विजन ब्लर हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट भी आते हैं कई बार जिन्हें मेटास्टेसिस हो गया होता है, उनकी बॉडी में फैल जाता है, तो आंखों में भी वो ट्यूमर आ सकता है। तो इस तरीके से जो इवन कैंसर भी है ये भी एक आपकी इनसाइड बॉडी की जो ट्यूमर ग्रोथ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कई बार क्या होता है पेशेंट को ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपकी बीमारी रुकी हुई है, ब्रेन में कैंसर था अब, लेकिन हम आंखों के लिए कहते हैं कि हमें ब्लरिंग हो रही है, तो हम देखते हैं कि नहीं आंखों में ऑप्टिक नर्व में कैंसर आ रहा है, वही जो ब्रेन वाला कैंसर था, तो हम उसको दोबारा ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं कि नहीं इसकी एक्टिविटी रुकी नहीं है, इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, सो यू हैव टू चेंज योर कीमोथेरेपी और स्टार्ट इनिशिएशन ऑफ कीमोथेरेपी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पेशेंट की जान भी बच सकती है, आँखें भी बच सकती हैं और बहुत कुछ बचाया जा सकता है ऐसे केसेस में। नहीं, बहुत वेरी इंफॉर्मेटिव। जैसे हमने स्टार्ट किया था कि आंखें वाकई आईना होती हैं अंदर का, तो वेरी वेरी थैंकफुल टू यू फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। अब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी हम 2 कॉलम कवर करेंगे। एक में हम FAQs के बारे में बात करेंगे जो नॉर्मली लोगों के पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनको डाउट्स होते हैं, वो पूछ लेंगे। और दूसरा फिर एक और सेक्शन है मिथ्स का कि कौन सी ऐसी मिथ्या हैं, कैसी चीज़ें हैं जो लोग मानते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मेडिकली सही है, या कुछ चीज़ें जो लोगों को पता नहीं है और नहीं पता लग जाए। तो ये 2 सेक्शंस अब हम कवर करेंगे। ठीक है डॉक्टर संदूचा, अब हम FAQs पे आते हैं। और पहला मेरा सवाल है थोड़ा सा सुपरस्टिशन वाले एंगल पे है। जैसे लोग बात करते हैं कि आँखों का फड़कना, कि आईलिड्स ट्विच, सो कैन यू थ्रो सम लाइट कि आँखें फड़कना किस वजह से होता है, उसका जो सुपरस्टिशन है उससे कुछ मतलब है कि नहीं, अंधविश्वास कि उल्टी आँख फड़की कि सीधी आँख फड़की, उससे भी कोई रिलेशनशिप है भी कि नहीं? इंटरेस्टिंग डॉक्टर राजीव, एंड ऑन ए लाइटर नोट आई वुड से ये शुभ अशुभ तो कुछ नहीं होता है, बट मैं पेशेंट से मजाक में पूछ लेता हूँ कुछ पैसे तो नहीं है या आपके पास फालतू क्योंकि कहते हैं कोई आँख फड़कने से पैसे भी ज़्यादा आते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। और आंखें जो फड़कती हैं यूजुअली क्या होता है ये इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होती है, अपने आप आंखें ट्विच करने लग जाती हैं, अपर लिड या लोअर लिड ट्विच कर रही है, कई दिन तक चलती जा रही है, इवन कई महीने तक चलती जा रही है। यूजुअली ये जो है ट्विचिंग जो होती है ये मसल्स की ना स्पैज़म की वजह से होता है। और जनरली जब आंखें थकी होती हैं ना, स्ट्रेन में होती हैं या बहुत एंग्जाइटी में हैं,
स्ट्रेस में है उससे ज़्यादा प्रेसिपिटेट होती है, या कंप्यूटर पे ज़्यादा काम कर रहे हैं ड्राइनेस से भी प्रेसिपिटेट हो सकती है। तो हम पेशेंट्स को यही बताते हैं ये ट्विचिंग है, ये जनरली सेल्फ लिमिटिंग होती है, अपने आप चली जाती है, तो चिंता बिल्कुल मत करिए क्योंकि एंग्जाइटी इसको प्रेसिपिटेट करेगी। दूसरा, स्क्रीन पे काम ज़्यादा कर रहे हैं तो ब्रेक लीजिए, ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डालिए और अपना रेस्ट करिए। पूरी चीज़ें अपने आप सेल्फ लिमिटिंग है, ठीक हो जाती हैं, बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है इसके लिए। जस्ट रिलैक्स एंड फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है, मतलब कोई शुभ अशुभ नहीं है, अपना थोड़ा सा आराम करो और आप ठीक हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक और पुट सम ल्यूब्रिकेंट ड्रॉप्स। ठीक है। और आपने बोला जैसे इसमें मसल्स थक जाती हैं, क्या इसमें किसी विटामिन्स का या डेफिशिएंसी का भी कोई रोल होता है? ऐसा जनरली देखा नहीं गया है, लेकिन हम पेशेंट्स को कई बार विटामिन B12 या कुछ इस टाइप के कैप्सूल न्यूरोटॉनिक दे देते हैं ताकि नर्व स्ट्रॉन्ग रहें, क्योंकि नर्व्स की कुछ इरिटेबिलिटी की वजह से होता है जो फड़कने लग जाती हैं। अदरवाइज तो जैसे मेरा सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, अपने आप ठीक हो जाती है, नथिंग। और कई बार ना ये फड़कना बढ़ भी जाता है, इसको बोलते हैं एसेंशियल ब्लेफेरोस्पाज्म, मतलब जब ये पैथोलॉजिकल हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी आंखें बिल्कुल बंद रह जाती हैं, आप खोल ही नहीं पाते, लाइट में भी नहीं खोल पाते, घर में बैठे भी अंधेरे में भी बंद रह जाती हैं। इसको बोलते हैं एसेंशियल ब्लेफेरोस्पाज्म। इसमें क्या होता है, हमें फिर मेडिकली इंटरवीन करना पड़ता है। इंटरवेंशन जो होती है वो बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं ताकि जो मसल्स ट्विचिंग हो रही है, स्पैज़म में जा रही हैं, उसको रिलैक्स कर सकें। लेकिन इंजेक्शन 3-4-6 महीने में रिपीट करने पड़ते हैं, क्योंकि बोटॉक्स इंजेक्शन कुछ टाइम के लिए मसल्स को रिलैक्स कर पाता है, फिर दोबारा से लगाने पड़ते हैं। तो ये तो एक एक्सट्रीम कंडीशन है, बट मोटे तौर पे 99% आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। दूसरा FAQ है रीडिंग ग्लासेस के बारे में। तो एक लोगों का हमेशा क्वेश्चन रहता है कि रीडिंग ग्लासेस को हम कितना पोस्टपोन कर दें, ना लगाएं या लगाएं तो ज़्यादा नंबर बढ़ेगा। तो ये एक लोगों के दिमाग में एक एप्रीहेंशन रहता है, इसको भी थोड़ा सा आप क्लियर करेंगे? देखिए, रीडिंग ग्लासेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, पहले तो ये समझना भी ज़रूरी है। हम जब एज हमारी 40+ होने लग जाती है तो हमारे आँखों के जोन्यूल्स जो होते हैं, जो लेंस को होल्ड करते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। तो वो जब हम पास के लिए कुछ काम करने लगते हैं तो उनका काम होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन की कैपेबिलिटी कम होने की वजह से हमारी आँखों का जो प्लस नंबर आने लग जाता है, और ये नंबर +0.5 से लेकर 2.5 तक जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आपको चश्मे की ज़रूरत बढ़ती चली जाती है। शुरू में क्या होता है, आप थोड़ा दूर करके या फ़ॉन्ट को बड़ा करके आप काम चला लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आँखों में स्ट्रेस आने लगता है, आप नहीं देख पाते तो हेडेक होने लग जाता है। तो ज़रूरी ये है कि अगर आपको पास के लिए, रीडिंग के लिए, प्रेस बायोपिया के लिए ग्लासेस की ज़रूरत पड़ रही है तो लगाएं। लगाने से आपका नंबर नहीं बढ़ता है, आप जस्ट कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि आप आराम से देख पाते हैं। तो ये एक मिथ है कि चश्मा एक बार लगा लिया तो आगे बढ़ता जाएगा। इवन यंग एज में भी लोग सोचते हैं कि लगा लिया तो डिपेंडेंस हो जाएगी। डिपेंडेंसी की बात नहीं है, इट इज़ मैटर ऑफ योर कंफर्ट टू रिड्यूस एनी अनटुवर्ड चांसेस ऑफ एनी हेडेक, पेन, स्ट्रेन इन योर आइज। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि जो हमारा आई की ड्रॉपर बॉटल होती है वो कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हैं? जैसे एक बार आप किसी को फ्लू हुआ, आपने उनको दवाई बताई, अब वो एक बार डाल के रख लेते हैं, अगली बार भी कुछ भी होता है तो फिर से यूज़ कर लेते हैं। तो एक तो बिल्कुल ही गलत बात है कि बिना डॉक्टर के एडवाइस के कोई भी चीज़ यूज़ करना अपने आप में गलत है, लेकिन दूसरी चीज़ वो कब तक यूज़ भी कर सकते हैं एक बार खुलने के बाद? ठीक है, देखिए जो आई ड्रॉप्स होते हैं ना, उनमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स रखे जाते हैं ताकि किसी तरीके से जो आई ड्रॉप्स की जो स्टेबिलिटी है, जो कंटेंट है, उसको स्टेबलाइज रखा जा सके। तो उसकी ड्यूरेशन यूजुअली 1 मंथ होती है। कोई भी ड्रॉप्स जो होते हैं अगर उससे ज़्यादा रखें तो वो कंटामिनेट हो जाते हैं कि उसमें ही इन्फेक्शन होने का डर हो जाता है, या उसकी जो पोटेंसी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ज़रूरी है कि जब भी आई ड्रॉप्स को आप खोलें उस पर डेट डाल दें कब खोला था, और 1 महीने के बाद उसको डिस्कार्ड कर दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 महीने के बाद आप खोलने के डिस्कार्ड कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है फ्रिज में रखी थी, बाहर रखी थी, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि जो लोग ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स या ग्लोकोमा की आई ड्रॉप्स रूटीन में यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत मैंडेटरी है कि वो अपना डेट डाल लें और महीने के बाद आई ड्रॉप्स को डिस्कार्ड कर दें। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला FAQ है कि बच्चों की आई पावर के रिलेटेड हमने शुरुआत में थोड़ा सा टच किया था, बट बच्चों को कब से चश्मा लगाना चालू कर देना चाहिए, उनको कैसे थोड़ा सा आई पावर को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये फटाफट आप बता देंगे तो? देखिए, ऐसा होता है कि जैसे ही बच्चा आपका स्कूल जाने के लिए तैयार होता है 3 to 5 ईयर्स की एज में, जब उसको थोड़ा अल्फ़ाबेट की पहचान हो जाती है, थोड़ा कोऑपरेटिव हो जाता है, तो उसका विजन चेकअप हो जाना चाहिए। इट मीन्स एट द टाइम ऑफ गोइंग टू योर स्कूल।
बच्चे का आई चेकअप हो जाए। अगर उसमें सब नॉर्मल भी आता है तो साल के साल या 2 साल में एक बार आई चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ रही होती है कई बार चश्मे का नंबर भी आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि कोई भी अगर दिक्कत आती है चश्मा रिलेटेड, उसको टाइम पे पिकअप करके उसका एक्शन ले लिया जाए। ठीक है। और आखिरी एफएक्यू इसमें है कि एक आजकल ब्लू लाइट लेंसेज का काफ़ी हमें पता लग रहा है, देखने को मिलता है सोशल मीडिया पे या फिर मार्केट में भी काफ़ी अवेलेबल हैं। उनकी क्या उपयोगिता है, कि उससे क्या फ़ायदा होता है, होता भी है कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन है, कब बताएं। देखिए, साइंटिफिकली जो ब्लू प्रोटेक्शन ग्लासेस हैं, जो उसकी जो एक टेक्निकल जो एविडेंस है वो ये है कि जब हम स्क्रीन को देख रहे होते हैं तो उससे ब्लू लाइट एमिट होती है, और ये जो ब्लू लाइट होती है हमारी जो एक बॉडी में हार्मोन होता है मेलाटोनिन, जो स्लीप साइकिल को रेगुलेट करता है, उसको ये अफेक्ट करती हैं। तो जो लोग रात को कंप्यूटर पे ज़्यादा रहते हैं, लेट नाइट काम कर रहे होते हैं, तो उनकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। तो ब्लू प्रोटेक्शन ग्लासेस से देखा गया है कि वो स्लीप साइकिल को हेल्दी रखते हैं, और हमारी जो आँखों की थकावट है उस पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है ब्लू प्रोटेक्शन ग्लासेस से। बट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, बट येस, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स विच इज़ अवेलेबल फॉर अस टू मेंटेन हेल्दी स्लीप साइकिल। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा स्क्रीन पे काम कर रहे हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूर थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिलेगा। जी जी। ठीक है, अब हम ना एक थोड़ा सा जल्दी वाला एक राउंड करेंगे, ये मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में है कि मिथ्या और कितनी सच्चाई है इन बातों में। तो मैं सेंटेंस बोलूँगा, आप बोल दीजिएगा कि ये ठीक है या गलत है, और अगर उसके अराउंड एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन। तो पहला है कि गाजर आपका विजन इम्प्रूव करता है। मिथ है, गाजर डजंट इम्प्रूव योर विजन। अच्छा, दूसरा, आप आँखों की एक्सरसाइजेस से अपना विजन और अच्छा कर सकते हैं। आँखों की एक्सरसाइज से चश्मे के नंबर का घटने बढ़ने का कोई लिंक नहीं है। इट इज़ जस्ट टू टोन अप योर मसल्स टू इंक्रीज योर पावर ऑफ कन्वर्जेंस। जब पास का देख रहे हैं तो मसल्स टोन अप होनी चाहिए, थकनी नहीं चाहिए। बट नंबर चश्मे का घटने बढ़ने का इससे कोई रिलेशन नहीं है। लेंस की जो विस्कोसिटी है और जो उसकी पावर है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली मसल्स पे फर्क पड़ेगा। ठीक है। तीसरा कि सूरज को डायरेक्टली देखने से आपकी आँखों की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। मैं ये कहूँगा ये तो बहुत डेंजरस है, सूरज की तरफ देखना। उससे जो रेज निकलती हैं, इट कैन डैमेज योर आइज परमानेंटली, यू कैन बिकम ब्लाइंड आल्सो। तो नेवर एवर लुक टुवर्ड्स सन रेज। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दर्शकों के लिए और जनरली, कि आँखों को डायरेक्टली लगाकर सूरज को ना देखें, ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो अगला है कि ओनली बॉयज़ कैन बी कलर ब्लाइंड। देखिए, कलर ब्लाइंड कोई भी हो सकता है, लड़कों में ज़्यादा इंसिडेंस होता है कलर ब्लाइंडनेस का, और टोटली कलर ब्लाइंड बहुत कम होता है। इट इज़ पार्शियल ब्लाइंडनेस विच इज़ सीन। ठीक है। और जो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं वो खाली ब्लैक और वाइट में देखते हैं कलर्स, ऐसा ये सच है? नहीं, ये सच नहीं है। मोस्टली 95% 98% जो ब्लाइंडनेस होती है वो पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस होती है, कि आप रेड कलर को देख रहे हैं, पीच को देख रहे हैं, या मजेंटा कुछ देख रहे हैं, वो सारे एक ही शेड के नज़र आ रहे हैं। इसको बोलते हैं पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस। ब्लैक एंड वाइट वाली ब्लाइंडनेस, टोटल कलर ब्लाइंडनेस तो बहुत रेयर है। ठीक है। एक सब लोग ही बोलते हैं, बड़े बूढ़े, कि और स्पेशली जब हम पढ़ाई वाली स्टेज में होते हैं, कि डिम लाइट में पढ़ाई मत करो। ये सच्चाई है कि इससे कोई फ़ायदा होएगा अगर हम लाइट ऑन करके देखेंगे और पढ़ाई करेंगे? देखिए, ये हमारे जो बुज़ुर्गों ने बताया है कि डिम लाइट में नहीं पढ़ना, बिल्कुल ठीक बताया है। क्योंकि जब डिम लाइट में आप पढ़ रहे हैं तो आंखों पे बहुत ज़्यादा फोकस करके, स्ट्रेन करके पढ़ना पड़ रहा है। आपकी आंखें थकने लगेंगी, फोकस ख़राब होने लगेगा, आप प्रॉपर अपनी पढ़ाई भी नहीं कर सकेंगे। तो जब भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, रूम शुड बी एडिक्वेटली लिट, अच्छे से देख सकें। और स्पेशली जब हमारी एज बढ़ती चली जाती है ना, तो हमें और ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो प्रॉपर इल्यूमिनेशन तो होना ही चाहिए रूम में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आखिरी इसमें पॉइंट है कि हम जो टीवी देखते हैं, और ये भी बड़े लोग बोलते थे कि पास बैठ के मत देखो, तो इसमें भी कोई सच्चाई है? इससे कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता है, कि पास से देखना चाहिए कि थोड़ा दूर से देखना चाहिए? इस पे आपकी क्या राय है? टीवी देखने के लिए ना जो डिस्टेंस तो प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए।
8-10 फीट 12 फीट का डिस्टेंस तो मेंटेन करना चाहिए। और आपकी स्क्रीन के साइज़ पे भी डिपेंड करता है ना, बड़ी स्क्रीन आपने लगा रखी है 48 इंचेस या 85 इंचेस, तो थोड़ा दूर से देखना चाहिए। पास बैठने से क्या होगा, आपकी आइज़ पे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि कई बार बच्चे बार बार टीवी के पास जाने लग जाते हैं। होता क्या है, बच्चों को एक बार चश्मे का नंबर होता है, ग्लासेस का नंबर, उनको साफ नज़र नहीं आता, फिर पास चला जाता है, पेरेंट्स पीछे बिठाते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर आपका बच्चा बार बार टीवी के पास जाने की कोशिश कर रहा है देखने के लिए, तो उसकी आइज़ चेकअप करवाइए डॉक्टर के पास जाके, हो सकता है उसको ग्लासेस का नंबर हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर डिस्टेंस पे देखना और ये भी आइडेंटिफाई करना कि फैमिली मेम्बर्स को कोई ग्लासेस का नंबर तो नहीं है। थैंक यू डॉक्टर संदूजा फॉर वेरी इनलाइटनिंग सेशन। हमारे को बहुत सारी नई बातें जानने को मिली, हमें पता लगा कि आँखों का कैसे ख्याल रखा जाना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। मैं आपसे बस एक गुजारिश करूंगा कि आखिरी में आप फटाफट एक समराइज़ करके नेचुरल रेमेडीज़ बता दें जो कि हमने इतने देर में बात की है, कि क्या हम उन चीज़ों का ख्याल रखें, क्या करें जिससे हम आँखों को बचा सकें। थैंक यू डॉक्टर राजीव फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड टाटा 1mg आल्सो, कि उनके माध्यम से हम ये जो आई केयर रिलेटेड अवेयरनेस को बढ़ा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम आँखों का ध्यान रखने की बात करते हैं तो हमें एक तो अपना एडिक्वेट हाइड्रेशन फ्लूइड मेंटेन करना चाहिए, आइज़ को ब्लिंक करना चाहिए स्क्रीन पे काम करते हुए, और कोल्ड कंप्रेसेस भी यूज़ किए जा सकते हैं ताकि आँखों को सूदिंग इफेक्ट रहे। और स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए, और एक एडिक्वेट डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहिए। और चूँकि ये जो हमारा जो वर्ल्ड साइट डे है अक्टूबर में आता है, तो ये जो अक्टूबर का पूरा महीना है ये बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। तो ये सब पेरेंट्स को और बड़ों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों का एक रेगुलर आई चेकअप करवाइए। उनको कोई भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो तुरंत आई डॉक्टर को दिखाइए, ताकि वो अपनी आइज़ को हेल्दी मेंटेन कर सकें और इस वंडरफुल वर्ल्ड को बिल्कुल जो कलर्स हैं इसको एक थॉरोली देख सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर नीरज, दिस इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। दोस्तों, आज हमने जाना कि आँखों की सेहत का कैसे ख्याल रखना चाहिए, कैसे हमारे को नेचुरली भी हमारे को अपने घर पे भी थोड़े से नुस्खों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे कोल्ड कंप्रेशन जैसे बताया डॉक्टर नीरज ने करने चाहिए, कैसे हमें बड़े बुज़ुर्गों की, बच्चों की आँखों का ख्याल रखना चाहिए, कैसे हमारे को छोटी छोटी बातों को, कुछ सुपरस्टिशन हो सकती हैं, कुछ मिथ्स हो सकती हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। सो अभी के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आप अपना और अपने सेहत का पूरा ख्याल रखें। नमस्ते।